आइए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टेरिफ पर बात करने जा रहे हैं। टेरिफ, इससे पहले मैंने टेरिफ के बारे में आपको बताया भी था, यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो अपलोड भी किया हुआ है पार्ट फर्स्ट के रूप में। आप जानते हो कि अमेरिका ने पहले 25% टेरिफ लगाया था, फिर इसने 50% टेरिफ लगाया। इसी टेरिफ को देखते हुए हमने अपनी नज़दीकियां चीन के साथ बढ़ाई है, और इसी नज़दीकियों को बढ़ाने के क्रम में मैंने आपको ड्रैगन एलिफेंट डांस के बारे में बताया था। तो ये जो टेरिफ वाली घटना है, ये ड्रैगन एलिफेंट डांस के साथ जुड़ी हुई है। बीच बीच में मैं बात करता रहा हूँ टेरिफ के बारे में, आज थोड़ी सी उसको हम एक इकोनॉमी के साथ जोड़कर देखेंगे। लेकिन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी तो उस संबंध में मैंने आपको अमेरिका के बारे में बताया था और पूरी डिटेल दी थी, विद मैप के साथ आपको बताया था। फर्स्ट पार्ट में आपको मिल भी जाएगा। वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन में अंतर बताया था। वहाँ की पार्टियाँ मैंने बताई थी, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, और करंट जीके के रूप में जो एलन मस्क के द्वारा एक नई पार्टी बनाई गई है, अमेरिका पार्टी, उसके बारे में हमने बात की थी। उन पार्टियों की जो विचारधारा है, चाहे वो वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी हो, उस पर भी मैंने आपको एक दृष्टिकोण दिया था ताकि आप भारत की राजनीति को इससे समझ सको। वैचारिक दृष्टिकोण होता है, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं होती है कि कौन बड़ा कौन छोटा, वैचारिक दृष्टिकोण होता है। अब देखिए, यदि हमें टैरिफ को पढ़ना है तो हमें राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था अमेरिका के राष्ट्रपति, मैंने कहा था कि जो राष्ट्रपति भवन होता है उसको हम व्हाइट हाउस के रूप में जानते हैं। आप जानते हो कि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन ये कब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ? तो इसमें एक लाइन लिखिए, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ब्रैकेट में लिख दीजिए 1951 से, मतलब 1951 से पहले कितनी बार भी बन सकता था। 1951 के बाद अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में आपको पता होना चाहिए, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आइए नेक्स्ट लिखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट। अमेरिका में राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ब्रेक में लिख दीजिए, देशद्रोह या भ्रष्टाचार के मामले में, देशद्रोह या भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने के कारण, लिप्त होने के कारण। आइए थोड़ा फास्ट चलें। पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लिखिए, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति, सबसे लंबी अवधि तक जो राष्ट्रपति रहे थे वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट
इनके बारे में एक तथ्य और है हमारे सामने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के संबंध में। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार से ज्यादा बने, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार से ज्यादा बने। न्यूनतम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति विलियम हैरी हैरिसन। विलियम हैरी हैरिसन। रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति, मतलब जिनका संबंध रोमन कैथोलिक धर्म से था, इनका नाम था जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी। नेक्स्ट लिखिए, अफ्रीकी मूल के प्रथम राष्ट्रपति। अफ्रीकी मूल के प्रथम राष्ट्रपति। थोड़ा जल्दी करो, मैटर ज़्यादा है, आप लोग भी ज़्यादा हो, लेकिन समय कम है। ऐसे ही करते रहते हैं बेटा बीच बीच में, तो आप तो पढ़ा करो। चले, चलो, हो गया होगा। आ जाओ। अफ्रीकी मूल के प्रथम राष्ट्रपति ये थे बराक ओबामा। बराक ओबामा। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पार्टी का जो नाम है ये है रिपब्लिकन पार्टी। ये दूसरी बार बने हैं, आप जानते हो। इससे पहले ये 2016 में बने थे, ये दूसरी बार बने हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। चले, अब देखिए, थोड़ा जहां मैं लिख रहा हूं वहां लिखना है, क्योंकि मुझे उसके बारे में आपको करंट के संबंध में बताना जरूरी है। अमेरिका के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है ये है जेडी वेंस। जेडी वेंस है ये जो जेडी वेंस है, आपको ये ध्यान रखना है, अप्रैल 2025 में भारत की यात्रा की। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, और विशेष रूप से जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने जयपुर की यात्रा की थी। ये जयपुर में आए थे, फैमिली के साथ रहे थे, घूमे फिरे थे 3 दिन तक।
तो इस कारण से आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो इसमें लिख दीजिए, इन्होंने जयपुर की यात्रा भी की। राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, यदि हम ये कहें कि क्या अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आज तक अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी, लेकिन महिला उपराष्ट्रपति बन चुकी है। कमला हैरिस भारतीय मूल की है। तो यहां पर आपको ऐसे लिखना है, इसी के नीचे नीचे छोटा सा स्टार डाल के लिखना, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में बेसिक तौर पर आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है। अमेरिका के राज्य वगैरह मैंने आपको बता दिए थे, आपके एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। क्लियर? यहां से आपका ये स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होता है। अब मैं इसको करंट से जोड़ूंगा। आप जानते हो कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये मित्र मित्र करते करते अमित्र हो गया, और हमारे वाले भी मोदी मित्र करते करते इंडिया का दोस्त इसने अपनी फितरत दिखा दी। वास्तव में ये फितरत नहीं होती है, ध्यान रखना। आप जानते हो कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अलग अलग होते हैं, और जो व्यक्ति इन दोनों में अलग अलग रिश्ता नहीं रखता है वो नाकामयाब होता है। शायद यही भारत की गलती रही। भारत भावनात्मक रूप से तो बंध गया इससे, लेकिन इसने पूर्ण रूप से प्रोफेशनली विचार रखा अपना। इसने कहा अमेरिका अमेरिकियों के लिए, मैं वही काम करूंगा जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा। ये वैसे देश की तरफ से देखे तो गलत नहीं कह रहा है, हम भी तो कहते हैं भारत पहले, इंडिया फर्स्ट, हम भी तो यही कहते हैं। तो इसमें वैसे गलत नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से जैसी उसकी समझ है उसने वो काम किया। बहुत सारे कारण होते हैं। भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, कृषि से संबंधित कुछ समझौतों पर, जैसे जिसमें पशुपालन भी शामिल है, उस पर कोई सहमति नहीं बनी तो इस संबंध में दबाव बनाने के लिए ये काम किया गया। इस प्रकार के जो बीज है यहाँ पर भेजे जा रहे थे, इस प्रकार की जो पशुओं से संबंधित जो नस्लें हैं दुधारू पशुओं के रूप में, इस तरीके से समझौते हो रहे थे जिससे कि भारतीय किसान प्रभावित होता, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया। तो कूटनीतिज्ञ ये कहते हैं कि इसी को देखते हुए इसने भारत पर दबाव बनाया टैरिफ के रूप में। पहले इसने टैरिफ लगाया 25%, बाद में इसने कहा कि रूस से आयात करने के कारण हम इसको बढ़ाकर 50% कर रहे हैं। तो वर्तमान में इसने क्या लगा रखा है, 50% टैरिफ लगा रखा है। ये ऐसी चीजें हैं इसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितना परसेंट टैरिफ लगाया, क्या है, कैसे है, इस तरीके के नहीं बनते। आपसे क्वेश्चन बनता है टैरिफ क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपके इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें एक लाइन ऐसे लिखिए, इसने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। %25 टैरिफ लगाया, जिसे इसने बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिसे इसने बढ़ाकर 50% कर दिया है। चले, आइए देखो, इसको यदि आप एक ही रूप में पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक लाइन लिख दीजिए, पहले एक लाइन लिख दो, फिर मैं इसको समझाता हूं, समझने वाली चीज है। इसमें लिखो
यह एक टैक्स है। तो एक बात तो ये समझ गए कि टैरिफ क्या है, एक टैक्स है। जब कोई विदेशी सामान किसी देश में आता है, जब कोई विदेशी सामान किसी देश में आता है तो उसके आयातक को यह टैक्स चुकाना होता है। एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं इसको समझाऊंगा। जब कोई विदेशी सामान किसी देश में आता है तो उसके आयातक को यह चुकाना होता है। चले आइए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एक पोर्शन लेके चलो, आयात निर्यात को लेके मत चलना, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चलोगे तो कंफ्यूजिंग आ जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना। एक डायग्राम बनाना है आपने, ध्यान से देखो, इधर देखो। अपने भारत और अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं, एक देश दूसरे देश का क्यों ले। ये इंडिया है, भारत, ठीक है। ध्यान से समझना, बीच में बात मत करना। इसने अमेरिका को कोई वस्तु भेजी, कोई भी वस्तु भेजी, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल इसके अंदर ले लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई परफ्यूम भेजा, कोई भी वस्तु है, वो वस्तु हो गई, ठीक है ना। हमने परफ्यूम भेजा, ठीक है। तो भारत ने क्या किया है, इस वस्तु का भारत ने क्या किया है। भारत क्या हो गया, निर्यातक, एक्सपोर्टर इंग्लिश में लिखना चाहो तो, ये एक्सपोर्टर हो गया। और अमेरिका क्या हो गया, आयात किया है, आयातक मतलब इंपोर्टर, इंपोर्टर हो गया। ये समझ में आई बात सारी। तो आयात निर्यात तो आप समझते ही हो। आयात मतलब कोई वस्तु आई, ठीक है ना, हमने उसको मंगाया तो ये आयातक हो गया। और किसी वस्तु को हमने बेचा तो वो क्या हो गया, निर्यात हो गया। आसान भाषा में आप इसको ये समझ सकते हो कि ये तो हो गया बेचने वाला, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ना इसको समझ जाए, बेचने वाला। और ये क्या हो गया, खरीदने वाला। क्लियर। अब अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका ने क्या कहा, मंगा तो लिया इसने सामान, ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या कहता है, परफ्यूम पर 50% टैरिफ। परफ्यूम पर, ये जो परफ्यूम आया है उस पर हम 50% टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। पहले लगाता था मान लीजिए 7%, ठीक है। तो जैसे 100 रुपए का परफ्यूम आया तो उस पर 7% यदि उसने टैरिफ लगाया, तो मोटे तौर पर समझाने के लिए, हालांकि परसेंटेज निकालने मत लग जाना गणित की तरह, तो हमने मान लिया कि भाई इसको 107 रुपए में ये बिकेगा। भाई अमेरिका के लोगों को ये कितने रुपए में मिलेगा, 107 में, ठीक है। अब उसने 25 कर दिया तो 125 में। अब इसने टैरिफ को बढ़ाकर 25% टैरिफ कर दिया, सॉरी 50 ही लगा देते हैं, 50% टैरिफ लगा दिया इसने।
अब जब इसने 50% टैरिफ लगा दिया तो अमेरिका में भारत का परफ्यूम कितने रुपए में बिकेगा? 150 रुपए में। मतलब भारत ने जो सामान भेजा था वो क्या हो गया? महंगा हो गया। ये महंगा किन को लग रहा है? अमेरिका के लोगों को। अब जो अमेरिका है वो भी तो परफ्यूम बनाता ही होगा, ठीक है ना? अब जो अमेरिका परफ्यूम बनाता है तो ये तो होगी इंडिया की और अमेरिकी कंपनी के परफ्यूम की कीमत ये है 90 रुपए। समझे? ये 90 रुपए है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, अमेरिका का व्यक्ति कौन से परफ्यूम को खरीदेगा? बताइए। अमेरिका वाले को खरीदेगा? अपना सामान मार्केट में पड़ा रहेगा, कोई उसको खरीदेगा ही नहीं। समझे? जब माल वहां बिका नहीं तो भारतीयों को क्या कीमत मिलेगी? कोई कीमत नहीं मिलेगी भाई, माल तो बिक ही नहीं रहा। समझ में आई बात सारी? मतलब भारत ने जो परफ्यूम बेचा था, अमेरिका को जो दिया था कि वहां पर आप हमारा परफ्यूम चलाओ, वो बिकेगा तो ही भारत को कीमत मिलेगी। अब वो तो बिक ही नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि टैरिफ लगाने के कारण वो अमेरिकी वस्तुओं से महंगा हो गया। इस कारण से अमेरिका के लोग अमेरिकी वस्तुओं को ज्यादा खरीदने लग गए। समझ में आई बात सारी? तो अब आप मुझे एक बात बताइए, इस स्थिति में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्या भारत अमेरिका को परफ्यूम ये मुझे बताओ, इस स्थिति में क्या भारत अमेरिका को परफ्यूम निर्यात करेगा? बताइए। नहीं करेगा ना? तो भारत इसमें अमेरिका को निर्यात नहीं करेगा। क्लियर? इसका मतलब हमारा निर्यात कैसा हो गया? कम हो गया। इसका परिणाम यह निकला कि भारत का निर्यात कम हो गया। अब जब भारत का निर्यात कम हो गया, इसका मतलब भारत में डॉलर की कीमत, या ऐसे ऐसे मत करो, पहले ये लिखो, भारत में, ये बताओ कि भारत में डॉलर कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा ना? तो भारत में डॉलर कम आएगा। आएगा ना भाई? सिंपल सी बात है, कम आएगा। जहां भी समझ में ना आए रोक लेना। डॉलर कम आएगा तो बताइए, भारत में डॉलर की मांग कैसी हो जाएगी? जब हमारे पास डॉलर कम होगा तो डॉलर की मांग कैसी हो जाएगी? ज्यादा। ऐसे ही हुआ। अब डॉलर की मांग जब ज्यादा हो जाएगी तो डॉलर की कीमत कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसकी तुलना हम किसके साथ करते हैं? रुपए के साथ। तो रुपए की स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर। समझ में आई बात सारी? ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। रुपया कमजोर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आइए, अब तो ये एक स्थिति हो गई। ठीक है, हम इसको दूसरी स्थिति में भी देख सकते हैं। मैं, देखिए, जैसे मैं कोई कंपनी चलाता हूं, मैंने 100 परफ्यूम बनाए। ठीक है, क्योंकि 100 के ऑर्डर थे, 100 की डिमांड थी।
इसमें क्या डिमांड थी कि 50 परफ्यूम तो मैं इंडिया के लिए बनाऊंगा और 50 परफ्यूम मैं अमेरिका के लिए बनाऊंगा, क्योंकि अमेरिका को भी तो भेजना है। तो मेरी कंपनी भारतीय कंपनी है, वो परफ्यूम बनाएगी 100, तो 100 की डिमांड है, क्योंकि 50 अमेरिका में जाएंगे और 50 भारत में बनाएंगे। अब अमेरिका ने तो महंगा कर दिया, वो तो बिक ही नहीं रहा। तो क्या मैं ये 50 परफ्यूम अमेरिका भेजूंगा? वो भेजूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि वहां पर मेरा माल बिक ही नहीं रहा। बिकेगा तो ही तो कीमत मिलेगी। तो अब आप सोच लीजिए, फिर मैं कितने परफ्यूम बनाऊंगा? 50। समझ में आई? आइए अब देखिए, तो परफ्यूम का उत्पादन कैसा हुआ बताइए? कम। अब परफ्यूम का यदि उत्पादन कम हुआ तो आप मुझे एक बात बताइए, फैक्ट्रियां ज्यादा चलेगी या कम चलेगी? कम चलेगी। लोग कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, जब प्रोडक्शन कम हो गया, फैक्ट्रियां कम चलेगी, तो रोजगार की स्थिति क्या रहेगी? कम। भाई हमें जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को रोजगार कब देते हैं? जब हमारे पास काम ज्यादा होता है। खेतों में काम होता है ना, जब कटाई होती है तो आपने क्या कहते हैं, उसको भी बुला ले, मजदूर आते नहीं है, क्योंकि उस समय मजदूरों की डिमांड ज्यादा होती है, मिलते ही नहीं है, कोई वहां चला गया, कोई वहां चला गया। तो ऐसे ही हो जाएगा। अब जैसे जहां पर डिमांड नहीं होती है, जैसे मान लीजिए पानी लगाना होता है तो मजदूर आ जाते हैं ना सीधे। तो आपको ये ध्यान रखना है, देश में रोजगार का संकट भी पैदा हो जाएगा। समझ में आई बात सारी? क्लियर होगी चीजें? हाँ, इससे ये जरूर हो सकता है कि यदि हम ये सामान भारत के अंदर ही बेच दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होगी। सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड कैसी होगी? कम, कीमत कम। भारत में कीमत कम हो सकती है, लेकिन ये किसी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है किसी के लिए। भाई आज मेरा कोर्स 7,000 रुपए में बिकता है और मैं उसको 2,000 में कर दूं, तो मेरे लिए, मेरी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। समझे ना? वो तो फिर हमें कह रहे हैं यार तू ले ले यार, चलो पढ़ाए ले ले। भाई जैसे घर में रोटियां बच जाती है तो कहते हैं ना यार तो उसको भी दे दे यार, वो भी खा लेगा। पड़ोसियों को दे देते हैं ना, सब्जी आज बनाई थी, क्यों कब देते हैं सब्जी? जब ज्यादा बनती है तब। समझे ना? और वैसे नहीं देते, अपने ज्यादा बनती है तो सब्जी उसको दे दी हमने, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा थी। वो तो दान दक्षिणा होती है, और इकोनॉमी दान दक्षिणा पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आई बात सारी? तो रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। आपने इसी तरीके से यदि लिखोगे तो ज़्यादा ये ध्यान रहेगा। वैसे सबसे महत्वपूर्ण यही है कि डॉलर मजबूत हो जाए, डॉलर की कीमत जो है भारत में ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और रुपए की स्थिति में गिरावट आ जाएगी। उद्योग धंधे भी प्रभावित होंगे, उत्पादन भी प्रभावित होगा, क्योंकि डिमांड और ये सब प्रभावित होंगे सारी चीज़ें। इसी कारण से हम अपने सामान को कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? अमेरिका की तरफ, सॉरी चाइना की तरफ, रशिया की तरफ। ठीक है, रशिया भी कह रहा है हम भारत आपके साथ खड़े हैं। चाइना अभी 31 अगस्त को SCO का सम्मेलन होगा, प्रधानमंत्री त्यानचीन जाएंगे, तो वहां पर बातचीत करेंगे। मैंने आपको बताया था ड्रैगन एलिफेंट डांस, ये इकोनॉमिक शब्दावली है, इकोनॉमिक शब्दावली है। तो क्या मेरी बात समझ में आई आपको? टैरिफ का क्या नुकसान होगा? आप इसको इस शब्दों में समझ सकते हो कि भारत को बाजार की जरूरत पड़ेगी अब, क्योंकि भारत का एक बाजार अमेरिका जो था वो खराब हो गया, क्योंकि वहां पर कोई सामान खरीद नहीं रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि वो महंगा हो गया। महंगा क्यों हो गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। तो हमारे से हमारा एक बाजार खराब हो गया। अब हमें अन्य बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी, जिसे हम चीन के रूप में अभी देख रहे हैं। रशिया तो खैर हमारा बहुत पुराना मित्र रहा ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कूटनीतिक दृष्टि से हमें अन्य बाजार देखने पड़ेंगे,
और अभी आप देख भी रहे होंगे कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ निकटता दिखा रहा है। कह रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, अमेरिका में हम गैस की खोज करेंगे, वहां पर प्लांट स्थापित करेंगे, हो सकता है आने वाले समय में भारत को पाकिस्तान से गैस खरीदनी पड़े। इस तरीके की बयानबाजी आप पढ़ रहे होंगे। ये सारा एक तरीके से प्रेशर बनाने का एक तरीका होता है। भारत यदि किसी बात को मानने से इनकार करता है तो कैसे उसको मनाएं, उस पर प्रेशर डालने से संबंधित ये टैरिफ है। आपके एग्जाम की दृष्टि से इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि टैरिफ क्या होता है। तो एक टैक्स है, ठीक है, जो कि निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। समझ में आई बात सारी। अब इसमें यदि हम ये कहें निर्यातक, तो इसने तो निर्यात किया है, और ये है आयात, खरीदने वाला। ठीक है, तो आपको कई जगह पढ़ने को मिल जाएगा कि किसी देश के द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स। क्या ये बात सही है? किसी देश, अमेरिका ने लगाया है आयातित वस्तुओं पर, आयात की है वस्तुओं को लगाया जाने वाला टैक्स। ये टैक्स जितना ज़्यादा होगा उस देश में वो वस्तु उतनी ही महंगी होगी, और यदि कोई हमारी वस्तु वहाँ पर महंगी बिकेगी, इसका मतलब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी वस्तुएं कोई खरीदेगा नहीं, तो हम बनाएंगे ही क्यों। इसको आप चाइना के रूप में देख सकते हो सकता है अब तो आपने कम कर दिया हो। भारत में यदि कोई मोमबत्ती भी बनती है, या वो जो दिवाली के समय हम लड़ियां लगाते हैं वो भी बनती है, तो वो महंगी बनती है। जबकि चाइनीज जो कलर होते हैं, चाइनीज जो पतंगे होती है, चाइनीज जो रील होती है, वो क्या होती है, सस्ती होती है, तो हम चाइनीज खरीदने चलने पड़ते हैं। हो सकता है अब भी ऐसी स्थिति हो, आप मार्केट में देखते होंगे चाइनीज मोबाइल आता था एक। यदि आप नोकिया का मोबाइल खरीदोगे भारत के अंदर, उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ ये 2011 के आसपास की, 2011 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो जब आप चाइनीज मोबाइल खरीदोगे तो चाइनीज मोबाइल आपको मिलेगा 3000 के अंदर। साउंड क्वालिटी भी अच्छी, सब कुछ इसके अंदर बढ़िया चल रहा है, आवाज अच्छी दे रहा है, मेमोरी अच्छी है, फोटो अच्छी खींचता है, सब कुछ, और 3000 में। 2011 की बात बता रहा हूं, ये चाइनीज है। और इंडिया का इसी टाइप का मोबाइल यदि आप देखोगे, नोकिया टाइप में, यदि आप इंडिया में जो बिक रहा है वो देखोगे, तो उसकी रेंज स्टार्ट होती है 6000 से। तो चाइना को तो फायदा हो गया, तो उसका तो माल बिकेगा ही भाई। आम आदमी क्या सोचेगा, यार इसमें ज्यादा फीचर्स है, ये ले लेते हैं। समझे ना बात को। तो अन्य कंपनियों का जो माल होता है फिर वो बिकता नहीं है, और जब माल नहीं बिकता है इसका मतलब बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस ठप हो गया। ठीक है, शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, आज इतनी ही बात करेंगे इसके अंदर।